हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के सामने जो टॉपिक लेके आई हूँ वो सुनने में बहुत हार्ड है। माइटोसिस। बहुत लोगों को लगता है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वास्तव में ये बहुत सिंपल होता है। बस थोड़ा सा इमेजिनेशन आपको यूज़ करना होगा। इसीलिए इसका नाम हम दिए हैं माइटोसिस इन इजी स्टेप्स। इसको समझने के लिए सबसे पहले एक सेल के अंदर में क्या क्या एक्टिविटीज़ होते हैं उसके लाइफ में, ये समझना बहुत ज़रूरी है। उसको हम सेल साइकिल बोलते हैं। ऑल द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बिटवीन वन सेल डिवीजन एंड नेक्स्ट इज कॉल्ड एज सेल साइकिल। अब एक सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं उसको दो मेजर भाग में बांटा गया है। उसको कहते हैं डिवीज़न फेज़ और नॉन डिवीज़न फेज़। एक फेज़ जिसमें कि डिवीज़न होता है यानी माइटोसिस या मियोसिस होता है। दूसरा जो कि नॉन डिवीज़न फेज़ है या उसको इंटरफेज़ कहेंगे। इंटरफेज़ तीन भाग में बटा हुआ है, G1, S और G2। तो एक्चुअली में इस डायग्राम की मदद से इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर कोई सेल डिवाइड करता है, एम फेज़ उसको कहेंगे, तो एम फेज़ से वो एंटर करता है अपने लाइफ में G1 फेज़ में या गैप 1 फेज़ में। इस फेज़ में वो जो सेल नया डिवाइड किया वो साइज़ में बड़ा होता है और उसके अंदर बहुत तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे कि एक बच्चा एडल्ट होता है, वैसे ही इसके ये एडल्ट होने की प्रक्रिया है। तो ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म जीवन में होगा। उसके बाद सेल एंटर करता है एस फेज़ में। एस फेज़ में नया डीएनए का सिंथेसिस होता है और क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है। क्यों? क्योंकि अब इसको आगे फर्दर डिवाइड करना है, इसीलिए इसको ये सारी तैयारी करनी होती है एडवांस में। एस फेज़ के बाद ये एंटर करेगा G2 में, और G2 यानी गैप टू में इट विल प्रिपेयर फॉर माइटोसिस। और जैसे ही गैप 2 ख़त्म होगा ये डिवाइड कर जाएगा, एम फेज़ में एंटर करेगा। तो इस तरह से एम के बाद G1, S और G2। G1 से लेके G2 तक ये इंटरफेज़ है सेल का, और एम फेज़ डिवीज़न फेज़ है। अगर इसको हम 24 घंटे के लाइफ साइकिल में बांटें, मान लें कि एक सेल 24 घंटे का लाइफ साइकिल है उसका, तो उसमें से 1 घंटा एम होता है, 10 घंटा G1 होता है, 9 घंटा S होता है और 4 घंटा ही G2 होता है। ये उसका प्रोपोर्शन है। एक चीज़ और यहाँ जानना है, वो है कि G1 फेज़ में जब सेल होता है, बड़ा हो गया, सारे एक्टिविटीज़ उसने कर लिए, उसके बाद उसका ग्रोथ आगे अब कुछ नहीं होगा। अगर उस सेल को डिवाइड करना है तभी वो S और G2 में एंटर करेगा, नहीं तो G1 में ही रह जाएगा पूरे टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारा स्किन है, अगर हम एडल्ट हैं, हमारा स्किन अब उसके सेल्स को डिवाइड नहीं करना है, एज इट इज़ रहना है, तो सारे सेल्स G1 में रहेंगे। और जब उसको डिवाइड करना होगा, मान लो कि हमें कहीं घाव हो गया, नए सेल्स वहाँ बनने हैं, नया स्किन का फॉर्मेशन होना है, तब वो S, G2 और M फेज़ में फिर एंटर करेगा। तो इस तरह से सेल का लाइफ साइकिल चलते रहता है। तो अब आते हैं कि माइटोसिस में एक्चुअली क्या होता है और कैसे होता है। तो अभी आपने जाना कि G1, S और G2 इंटरफेज़ है। इंटरफेज़ में सेल का स्ट्रक्चर ये रहता है। इसमें न्यूक्लियोलस होगा, न्यूक्लियस के सामने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। सेंट्रोजोम में 2 सेंट्रियोल होते हैं, बहुत सारे यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये वो जितना आपने पढ़ा है एक नॉर्मल सेल के अंदर। वैसे देखने में ये लगेगा कि भाई ये तो डिवाइड नहीं कर रहा है, तो ये इनएक्टिव फेज़ है। बहुत लोग इसको इनएक्टिव मानते हैं, लेकिन मेटाबॉलिकली ये बहुत ही एक्टिव फेज़ होता है। तो इसमें हमको मेनली जानना है 3 चीज़ें। एक, क्रोमैटिन, जो कि एक्चुअली में क्रोमोसोम्स हैं। ये धागे के फॉर्म में रहता है। जैसे धागा अगर हम कहीं पे गिरा देते हैं ढेर सारा, तो वैसे पता नहीं लगता, लेकिन जब उसको हम रोल करेंगे, रील बनाएंगे, तो पता लगेगा। तो इस धागे का
कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन स्टार्ट होता है जब इसको डिवाइड करना हो, जब माइटोसिस करना हो। तो कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन अकर्स एंड क्रोमैटिन कन्वर्ट्स इनटू क्रोमोसोम, पहला काम हुआ। दूसरा काम, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना शुरू हो जाता और धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। और जो सेंट्रियोल्स हैं दो यहाँ पे, ये दोनों ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं। जैसे अगर ये धरती है तो एक नॉर्थ पोल बना लेगा, एक साउथ पोल बना लेगा। और इसके सामने, क्योंकि सेंट्रियोल के अंदर ट्यूब्यूल्स होते हैं, अगर आपको सेल का स्ट्रक्चर याद है, सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर याद है, तो उसमें ट्यूब्यूल्स होते हैं। वो और साइटोप्लाज्म से कुछ ट्यूब्यूल्स वगैरह मिल के सेंट्रियोल और इसके स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेज इंटरफेज के बाद माइटोसिस में होता है वो है प्रोफेज। और प्रोफेज में ये सारा काम होता है। क्या क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर किया, न्यूक्लियोलस डिसअपियर किया, क्रोमोसोम्स कॉइल एंड कंडेंस होके डिस्टिंक्टली अब नज़र आने लगते हैं, एंड सेंट्रियोल्स मूव अवे एंड फॉर्म पोल्स। तो प्रोफेज में बस यही होता है, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपियरेंस, दूसरा लिखना है कि क्रोमोसोम्स कॉइल एंड कंडेंस एंड बिकम डिस्टिंक्ट, तीसरा लिखना है कि स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, सेंट्रियोल अपोजिट पोल बना लिए, बस। और एक लास्ट में कि न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। तो ये है प्रोफेज, पहला फेज माइटोसिस का। उसके बाद प्रोफेज के बाद एंटर करता है सेल मेटाफेज में। मेटाफेज में जो कॉइल एंड कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स है वो एक लाइन से अरेंज हो जाते हैं। अगर ये धरती है और ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है सेंट्रियोल्स, तो ये इसके इक्वेटर पे अरेंज होते हैं, इसीलिए इसको इक्वेटोरियल प्लेन कहा जाता है। क्रोमोसोम्स अलाइंड एट द इक्वेटोरियल प्लेन। बस यही एक एक्टिविटी होती है मेटाफेज में कि क्रोमोसोम इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं और स्पिंडल फाइबर्स जो साइटोप्लाज्म और इसके ट्यूब्यूल्स के मदद से बनता है वो कंप्लीट हो जाता है। एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, इसमें क्रोमोसोम्स में एक जगह होता है, उसको सेंट्रोमियर कहते हैं। तो ये सेंट्रोमियर से अटैच्ड रहते हैं स्पिंडल फाइबर, ताकि मजबूती से इसको इक्वेटर पे अलाइन कर सके। तो ये हो गया मेटाफेज। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है कि ये जो क्रोमोसोम्स थे ये बीचों बीच टूट जाते हैं, इसको लॉन्जिट्यूडनल स्प्लिटिंग कहते हैं। ये बीचों बीच टूट जाते हैं और आधा आधा बढ़ जाते हैं, आधा इसके साथ अटैच रहेगा और आधा इसके साथ, आधा इसके साथ, आधा इसके साथ, इस तरह से लॉन्जिट्यूडनली स्प्लिट करते हैं। लॉन्जिट्यूडनली स्प्लिट करके दो क्रोमैटिड बना लेते हैं। जैसे इस क्रोमोसोम ने यहाँ पे दो क्रोमैटिड बना लिया, इस क्रोमोसोम ने भी दो क्रोमैटिड बनाया, इसने भी दो और इसने भी दो। तो मेटाफेज में इक्वेटर पे अरेंज्ड है क्रोमोसोम्स। एनाफेज में क्या होगा इसके बाद वाले स्टेज में कि लॉन्जिट्यूडनल स्प्लिटिंग होके क्रोमैटिड्स मूव अपार्ट टूवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव पोल्स। इसका पोल ये है तो ये अपने पोल की तरफ जाएगा और इसका पोल ये है तो ये अपने पोल की तरफ जाएगा। ये एक्चुअली में होता कैसे है, ये जो फाइबर्स बने थे स्पिंडल फाइबर, ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं। ये अच्छा, ये तो सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये क्रोमैटिड को अपनी तरफ खींचता है, इसीलिए ये एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं और स्पिंडल फाइबर छोटे होने लगते हैं तो अपनी तरफ इसको खींचेंगे। तो इसमें एनाफेज में क्या काम हुआ कि मूविंग अपार्ट ऑफ क्रोमैटिड्स टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव पोल, बस यही एक मेन एक्टिविटी होती है। मेटाफेज में अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन इक्वेटोरियल प्लेन और एनाफेज में मूविंग अपार्ट ऑफ क्रोमैटिड्स टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव पोल्स, बस और कुछ नहीं होता है। अब
क्योंकि स्पिंडल फाइबर शॉर्ट होते जा रहे हैं, धीरे धीरे स्पिंडल फाइबर डिसअपियर होने लगेंगे और क्रोमैटिड्स अपने पोल के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही क्रोमैटिड्स अपने पोल के पास पहुंचे, ये क्रोमैटिड्स थे उधर, उसमें 4, इसमें भी 4, तो ये जैसे ही पहुंचे इसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन फिर से स्टार्ट हो जाता है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लग गया और उसके बाद न्यूक्लियोलस यहाँ पे अपीयर होना शुरू हो जाता है। और ये जो क्रोमैटिड, ये जो फाइबर्स बने थे स्पिंडल फाइबर्स, ये भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और डिसअपियर होने लगते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आगे चल के कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ अब देखो कि ये न्यूक्लियस का डिवीजन कंप्लीट हो गया, क्रोमोसोम्स का डिवीजन कंप्लीट हो गया, इसको बोलते हैं कार्योकाइनेसिस। तो ये कार्योन यानी न्यूक्लियस का डिवीजन है, ये कंप्लीट हो गया। तो अब सेल को 2 भाग में बंटना है, तो यहाँ पे एक कंस्ट्रिक्शन अपीयर हो जाता है ठीक इक्वेटर वाले लाइन पे, इसको साइटोप्लाज्मिक कंस्ट्रिक्शन कहेंगे। और साइटोप्लाज्मिक कंस्ट्रिक्शन धीरे धीरे डीप होने लगेगा और आगे के स्टेज में यानी साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म में, ये पूरा का पूरा एक दूसरे से मिल जाएगा। दोनों कंस्ट्रिक्शन, ये इधर प्रोसीड करता है, ये इधर प्रोसीड करता है और दोनों यहाँ पे आके मिल जाते हैं और सेल को 2 भाग में बांट देते हैं। तो पहले क्या हुआ कि न्यूक्लियस बटा और क्रोमोसोम्स बटे, उसके बाद ये साइटोप्लाज्म बटा और 2 सेल बन गए। कार्योकाइनेसिस हुआ न्यूक्लियस का डिवीजन और साइटोकाइनेसिस हुआ साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो आफ्टर द एंड ऑफ कार्योकाइनेसिस साइटोप्लाज्म डिवाइड्स बाय अपीयरेंस ऑफ कंस्ट्रिक्शन और इसके साथ साथ न्यूक्लियोलस रीअपियर हो गया। अच्छा, ये जो क्रोमैटिड्स थे ये अब डॉटर क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। ये जो अब बने ना, इसको कहेंगे डॉटर क्रोमोसोम्स। पहले क्रोमैटिड बोलते थे, लेकिन जैसे ही न्यूक्लियस का निर्माण होता है शुरू, तो इसको डॉटर क्रोमोसोम बोलना शुरू करेंगे, क्योंकि ये अब तक कंप्लीट क्रोमोसोम के फॉर्म में आ जाते हैं इसीलिए। तो ये हो गया कि माइटोसिस की डिफरेंट स्टेजेस क्या क्या है। बहुत ही सिंपल, इसमें खाली क्रोमोसोम कैसे डिवाइड किया और कैसे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, बस यही याद रखना है। सो दिस इज़ ऑल। थैंक यू ऑल ऑफ यू।